एफबीआर की इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस करवा रहे हो तो पूछते होते हैं कि कितना टैक्स जमा करवाएंगे। ये सारे का सारा प्रेशर इसलिए एग्जर्ट होता है कि एफबीआर के टारगेट्स जो है रेवेन्यू के वो हर साल इंक्रीज कर दिए जाते हैं। नीचे से टैक्स बेस इंक्रीज नहीं हो रही, जो कॉन्सिक्वेंट टू दैट जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके वेग से ऑर्डर डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के तहत इनिशिएट कर दिए जाते हैं। टैक्स पेयर एपलेट फॉरम में चला जाता है। अब डिपार्टमेंट ये पोर्ट्रे करता है कि उनके ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं वो एपलेट फॉर्म्स के ऊपर स्टक करते हैं। ये क्लेम कितनी हद तक ठीक है, ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, लेकिन एफबीआर के इस क्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने एपलेट फॉर्म्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं थ्रू द टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। ये लॉ क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है, आइए देखते हैं। अच्छा, टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस प्रोसीजरल हैं, उनको कम फोकस करेंगे। जो टैक्स पेयर से रिलेटेड चेंजेस हैं उनको हम ज्यादा देखेंगे। तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में चेंजेस हैं उनको क्विकली देख लेते हैं। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन इन अपील्स उन्होंने चेंज किया है। पिक्यूनरी मींस फाइनेंशियल और मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा अगर टैक्स होगा तो डायरेक्ट केस जो है वो अपील में जाएगा। यहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया है असेसमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड। ये वर्ड्स खुद से थोड़े से कंफ्यूजिंग है और लीगल बैटल इसके अंदर अराइज हो सकती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यही समझते हैं कि टैक्स इन्वॉल्व अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप इनकम टैक्स के केस में डायरेक्ट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, कमिश्नर अपील के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमिश्नर अपील के पास एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनको भी आप जून के महीने में 16 तारीख तक ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर कर दें। अच्छा, अब ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन के ऊपर भी बात हुई है, उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अलाउ किया गया है कि वो अब चेयरमैन बन सकते हैं और अकाउंटेंट मेंबर के तौर पर अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के अंदर। फिर ट्राइब्यूनल के अंदर अपील के अंदर कुछ चेंजेस हैं। जो गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो ना पहले फोरम पे जाएंगे कमिश्नर अपील के पास ना ट्रिब्यूनल के पास, वो डायरेक्ट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमेटी है, लॉ है, उसके अंडर अपनी अपील फाइल करेंगे एडीआरसी के लिए। एडीआरसी का जो कानून है उसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट जब से ये लॉ बना है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। अब जो चेंजेस हैं वो भी हम आगे देखते हैं। आगे ट्रिब्यूनल के अंदर क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल की फीस इंक्रीज की गई है। कंपनी के केस में 20,000 है, अदर देन और जो अदर देन कंपनी प्रीवियसली ये 5,000 थी, अदर देन कंपनी जो है वो 5,000 जो प्रीवियसली 2,000 थी। फिर ट्रिब्यूनल को ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम जो स्टे है वो 90 डेज का दे सकते थे, प्रीवियसली ये 180 दिन का स्टे दे सकते थे। दूसरा, साथ ये भी चेंज किया गया है कि अगर स्टे ऑर्डर शैल नॉट सीज टू हैव इफेक्ट टिल फाइनलाइजेशन ऑफ अपील बाय द एपलेट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के केस में ये भी एक प्रोविजन मौजूद है। अब ट्राइब्यूनल जो है उसने अपील को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ट्राइब्यूनल जो है वो सबसे पहले तो 180 डेज का जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज के अंदर कन्फाइन कर दिया गया है, लेकिन ये एप्लीकेबल प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होते कि ट्राइब्यूनल एक कोर्ट सिस्टम होता है, वहां पे बेंचेस बनाए जाते हैं, वो बेंचेस की तादाद इतनी कम होती है और पेंडिंग केस इतने ज्यादा होते हैं कि ये टाइम लिमिट जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होती रहती है। इसके साथ साथ इन्होंने ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज इंट्रोड्यूस करवाई है कि ट्राइब्यूनल के पास जब केस जाएगा तो ये टैक्स पेयर को बुलाएगा और उनको बुला के ब्रीफ करेगा कि आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है अंडर सेक्शन 134 वो अडॉप्ट कर ले। उसके उनके ऊपर ब्रीफ किया जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या इंप्लीकेशंस आ सकती हैं। अगर टैक्स पेयर उसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर कमिश्नर के साथ मिलके या कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव और टैक्स पेयर को मिलके एक हियरिंग का शेड्यूल बनाया जाएगा और उस शेड्यूल को जो फॉलो किया जाएगा। बहुत ही कंपेलिंग रीजंस होंगी तो एडजर्नमेंट दी जाएगी, और अगर मैंडेटरी एडजर्नमेंट होगी भी तो जो टैक्स पेयर है कम से कम कॉस्ट उसको 50,000 पड़ेगी। ये एक बहुत अनफेयर सी कॉस्ट है जो टैक्स पेयर को चार्ज की जा रही है। इसके ऊपर गवर्नमेंट रिकंसिडर करती है या नहीं ये बाद में देखते हैं। उसके बाद ट्राइब्यूनल जो है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता है, अफर्म कर सकता है, अनल कर सकता है, रिमांड बैक कर सकता है। ये ट्राइब्यूनल के पास पावर्स प्रीवियसली थी, इनमें कोई ऐसी चेंज नहीं है। हाई कोर्ट को जो रेफरेंस फाइल किया जाता है उसमें 2-3 सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। एक तो जो टैक्स पेयर है उसको ये राइट दिया गया है कि अगर वो समझे तो अपना रेफरेंस जो है वो डायरेक्ट कमिश्नर अपील के फॉरम से डायरेक्ट ट्राइब्यूनल की बजाय हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है टैक्स पेयर के पास, और वो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवा सकता है, रेफरेंस फाइल कर सकता है। पीरियड जो है वो पहले 90 डेज का होता था, अब उसको 30 डेज के अंदर कर दिया गया है। और
हाई कोर्ट के अंदर स्पेशलिस्ट बनाने की भी बात हो रही है। और जो दो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो ये हैं कि पहले हम सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट में लेके जा सकते थे, अब उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि ए मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। ये अगर मेरिट पे देखें तो ये बात टैक्स पेयर के फेवर में जाती है। और ये लॉजिकल इस तरह से है कि आपने जो एक बीच में फॉर्म स्किप करवाया है, ट्राइब्यूनल एपलेट कमिश्नर से जब केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में आएगा तो बीच में एक ट्राइब्यूनल होता था जो फैक्ट्स के केसेस को देख लेता था, एक फॉरम होता था जो टैक्स के केसेस को देख लेता था। चूंकि वो फॉरम स्किप हुआ है और हाई कोर्ट को कहा गया है कि वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स भी वो प्रोसीड कर सकते हैं और उसको हियरिंग कर सकते हैं। स्पेशल बेंचेस उनसे कहा गया है और 180 डेज के अंदर उनसे कहा गया है कि आप कोशिश करें कि केसेस को डिसाइड करें। लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर टाइम ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि हाई कोर्ट खुद से कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटी होता है तो उसके ऊपर इस तरह से प्रॉपरली शायद वो उनको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फिर ये भी कहा गया है कि रेफरेंस की जो एप्लीकेशन फीस है वो 50,000 कर दी गई है, पहले बिल्कुल ना होने के बराबर होती थी। ये भी एक स्ट्रिंजेंट कंडीशन टैक्स पेयर के ऊपर लगाई गई है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में बहुत सारी चेंजेस होती है। इस वक्त जो सिग्निफिकेंट चेंज की गई है वो ये है कि पहले 10 करोड़ या 100 मिलियन से में जहां पे टैक्स इन्वॉल्व होता था वो रेफरेंस फाइल किया जा सकता था या वो केस एडीआरसी में लेके जाया जा सकता था। अब उस लिमिट को 5 करोड़ पे कर दिया गया है। टैक्स पेयर से रिलेटेड चीज ये है, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी बता चुका हूं, उनके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। वो सारे के सारे केसेस अपने पहले एडीआरसी में लेके जाएंगे, वहां से रिजेक्ट होंगे तो फिर ट्राइब्यूनल के अंदर या एपलेट जो कमिश्नर है उसके पास लेके जाए जा सकते हैं। इसी तरह से सेल्स टैक्स में भी जो पिक्यूनरी, एक तो उन्होंने डीजी लॉ बनाया है सेल्स टैक्स में ताकि वो पहले केसेस को देख सकें एपलेट फॉर्म पे जाने से पहले। जो पिक्यूनरी जो फाइनेंशियल लिमिट है टैक्स इन्वॉल्व की या रिफंड की, वो इनकम टैक्स के केस में 2 करोड़ है, यहाँ पे वो 1 करोड़ है। और कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन को वही प्रोसीजर है। और प्रोविजन जो है जो हाई कोर्ट के ऊपर जो प्रोसीजर है वो भी वही है। और जो एडीआरसी का प्रोसीजर है वो भी वही है। ऑटोमेटिक स्टे ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, ये प्रोसीजर प्रोविजन सेल्स टैक्स में मौजूद है कि अगर आप कमिश्नर अपील के स्टेज के ऊपर 10% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व जमा करा दें तो ऑटोमेटिक स्टे जो है वो मिल जाता है। ये फॉर्म, ये जो प्रोविजन है ये अब ट्राइब्यूनल में भी ले दी। अब हम क्विकली एक समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं, एक टेबल की फॉर्म में, कि ये प्रोविजन किस तरह से हमें इफेक्ट कर। ये हमने उसका एक टेबल बना दिया हुआ सारी चेंजेस का। ये बिल्कुल वही टेबल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। पिक्यूनरी मेजर डिफाइन किए गए हैं, अपील फीस के बारे में बताया गया है, टाइम बताया गया है, अपील डिसीजंस के ऊपर बताया गया है, कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट बताई गई है। ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें इसलिए होती हैं कि इसको आप रेडी रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये चाहिए हो आप अपना ईमेल डाल दीजिए यूट्यूब के कमेंट्स में, मैं आपको ये ईमेल भी कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, मैं उसमें भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स।